हेलो बच्चों, RS बिष्ट द ट्यूटर चैनल पर मैं रविंद्र सिंह बिष्ट आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। पिछले वीडियो में आपने देखा कि आपने बायो-सैवर्ट लॉ का इस्तेमाल करके एक इनफाइनाइटली लॉन्ग कंडक्टर का मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट किया। अब हम उसकी दूसरे एप्लीकेशन पर जाएंगे और वो दूसरी एप्लीकेशन ये है कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर कॉइल, करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल, और उसकी एक्सिस पे जो पॉइंट है, करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल के एक्सिस पे जो पॉइंट है उस पर हम मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे। तो यहां पर यही है कि एक सर्कुलर कॉइल है और सर्कुलर कॉइल पर करंट फ्लो हो रही है और उस करंट के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा उसके कॉइल पे, कॉइल के एक्सिस पे, उस मैग्नेटिक फील्ड को हम अब यहां पर निकालेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैं इस पर स्ट्रेस कर रहा हूं कि सर्कुलर कॉइल जो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो रहा है सर्कुलर कॉइल में, उससे आर डिस्टेंस पे उससे जो उस सर्कुलर कॉइल से उस कॉइल की एक्सिस पे जो मैग्नेटिक फील्ड है उसे किसी पॉइंट पे, एक्सिस के किसी पॉइंट पे उस मैग्नेटिक फील्ड को कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले बच्चों ये ध्यान में रखना जरूरी है कि वो जो मैग्नेटिक फील्ड हम कैलकुलेट कर रहे हैं वो एक्सिस पे कर रहे हैं। अब एक्सिस कौन सा हुआ, जैसे मान लीजिए ये है, ये सर्कुलर कॉइल है और इस सर्कुलर कॉइल का ये सेंटर है C। तो अगर ये सेंटर C है तो हम अगर इसका जो है वो लेना चाह रहे हैं, अगर हम इसका एक्सिस लेना चाह रहे हैं तो एक्सिस हम ऐसे लेंगे, ये वाला एक्सिस हो गया। तो एक्सिस जब ये होगा तो इसके एक्सिस पे ये है जो उसकी एक्सिस जो उसके सेंटर से होती जाती है, सर्कुलर कॉइल की जो एक्सिस होगी वो उसके सेंटर से पास होगी और उस कॉइल के, उसका जो प्लेन कॉइल है उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, उसकी परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो है उसकी एक्सिस होगी, यानी इस सर्कुलर प्लेन के परपेंडिकुलर होनी चाहिए वो और सेंटर से पास होना चाहिए। तो जहां मैंने ये डस्टर रखा हुआ है वही डस्टर इस सर्कुलर कॉइल की एक्सिस है और उसी एक्सिस के किसी पॉइंट पर हम उसका मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे। तो ये तो था मैंने जो एक्सिस बताया। ये इंपॉर्टेंट है कि आपको पता होना चाहिए कि सर्कुलर कॉइल की एक्सिस कौन सी होती है। थोड़ा सा मैं इसे और सिंप्लीफाई करता हूं। कोई भी सर्कुलर कॉइल है, उस सर्कुलर कॉइल के सेंटर से वो एक्सिस जानी चाहिए और सर्कुलर कॉइल के प्लेन के परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो सर्कुलर कॉइल का प्लेन ये है और इसका परपेंडिकुलर ये है, सेंटर से भी जा रहा है तो ये जो सेंटर से जा रहा है तो यही आपकी उसकी एक्सिस होगी। अब देखिए कि हम जो जब इसमें करंट फ्लो होगी, चाहे आप इधर लें या चाहे इधर लें, तो करंट फ्लो पे इसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा। और जब इसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा तो इसके हर पॉइंट पे कुछ ना कुछ मैग्नेटिक फील्ड होगा। तो वो मैग्नेटिक फील्ड की मैग्नीट्यूड कितना होगा सर्कुलर करंट कैरिंग कॉइल के एक्सिस पे, जो करंट के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो रहा है उसके एक्सिस से किसी पॉइंट पर कितना होगा वो मैग्नेटिक फील्ड। तो वो मैग्नेटिक फील्ड यहां पर हम निकालेंगे। तो यहां आ जाएंगे आपके, यहां मान लीजिए ये ले लिया मैंने, ये सर्कुलर कॉइल लिया। सर्कुलर कॉइल ऐसे में है बच्चों, ये ध्यान में रखना, ये वाला ऐसे में है, ऐसे करके हमने इसे दिखा रखा है, ये सर्कुलर कॉइल है। अब इस सर्कुलर कॉइल के ये करंट फ्लो हो रहा है यहां से, आप इसे ऐसे लिख सकते हैं, और यहां से C से इसकी डिस्टेंस P है। तो इस एक्सिस, इस सर्कुलर कॉइल की एक्सिस जो है इसके परपेंडिकुलर है इधर POCP, तो इसके पॉइंट जो है CP हो गया। अब CP के बाद हमें यहाँ पे एक छोटा सा लाइन एलिमेंट लेते हैं DL, ये DL हो गया। अब इस DL से इस पॉइंट P की डिस्टेंस, ये जो पॉइंट P की डिस्टेंस है, ये एंगल आपको पता है, ये जब ऐसे जा रहा है, ये सर्कुलर कॉइल ऐसा है और आप इसको ऐसे रखना, DL ऐसे में है, DL ऐसे में है, ये इसका टेंजेंट जा रहा है तो 90 डिग्री का एंगल होगा। ये आपको पता होना चाहिए कि कहीं पर भी कोई भी सर्किल है और सर्किल में अगर आप यहाँ पर ये टेंजेंट खींच रहे हैं तो सर्किल का जो DL है, DL वैसे भी छोटा, डेल्टा L से बहुत छोटा होता है, इनफाइनाइटली स्मॉल। तो DL और इस टेंजेंट के बीच का एंगल हमेशा 90 डिग्री होगा। तो यहाँ पर ये 90 डिग्री का हो जाएगा। तो यहाँ पर आप इसे 90 डिग्री ले सकते हैं। यहाँ पर आप ऐसा कर लीजिए, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, और यहां पर ये ले लीजिए, ये हो गया आपका A और ये यहां से यहां तक की डिस्टेंस R है।
तो अब अगर आप इसे निकालना चाह रहे हैं तो आर डीएल आपको पता है, उससे पी डिस्टेंस पे लेंथ भी पता है आपको। तो अगर आप डीबी निकालना चाह रहे हैं तो डीबी इक्वल टू हो गया म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डीएल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ये जानते हैं आप इसमें, तो ये हो जाएगा डीबी इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डीएल और थीटा जो है डीएल। अब जो डीएल ऐसे दिख रहा है, हकीकत में मैंने पहले ही कहा कि ऐसे में, तो जो डीएल और इस आर के बीच का एंगल है वो 90 डिग्री है, साइन 90 अपॉन आर स्क्वायर। तो ये हो गया बच्चे डीबी इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डीएल साइन 90 की वैल्यू 1 अपॉन आर स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 1 हो गया, ये डीबी आ गया। अब ये डीबी तो था एक छोटे से लाइन एलिमेंट का, मैग्नेटिक फील्ड था पी पर। अगर आप इसको पूरे सर्किल का निकालना चाहते हैं मैग्नेटिक फील्ड, तो पूरे का भी आप निकाल सकते हैं। आप सिंपल इसका क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे। तो पहले जो है इसकी जरा डायरेक्शन भी ले लेते हैं। डायरेक्शन में लेने के लिए ये है कि डीबी तो आपने निकाल दिया, लेकिन उसकी डायरेक्शन किधर हुई। तो डीएल मैंने पहले ही कहा कि ये सर्कुलर लूप ऐसे में है, तो ऐसे में है तो ये जो 90 डिग्री का एंगल आ रहा है, इधर की तरफ आएगा 90 डिग्री। 90 जब ये सर्किल लूप ऐसे में है तो उसका 90 डिग्री कैसे आ रहा था, क्योंकि डीएल जब इधर आएगा तो डीएल से आर की डिस्टेंस हमने निकाली, ये 90 डिग्री आया था ऐसे। अब हम उस डीबी की डायरेक्शन निकालेंगे, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, जिसे हम राइट हैंड पाम रूल से दिखाते हैं। तो राइट हैंड पाम रूल में ये है कि हम थंब और फिंगर से एक दूसरे के परपेंडिकुलर रखते हैं, और जब थंब और फिंगर एक दूसरे के परपेंडिकुलर रखते हैं तो थंब को हम करंट की डायरेक्शन में रखते हैं और फिंगर्स को उस पॉइंट की डायरेक्शन में एक्सपेंड करते हैं जिस पॉइंट पर हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो देखिए बच्चों, ये है, ये ऐसा आ रहा था ऐसे। तो ये डीएल जो यहां पर जो करंट आ रही है इस डायरेक्शन में आ रही है। अगर आप ऐसे देखें, ऐसे में है ये, तो करंट जो है ऐसे में आ रही, इस डायरेक्शन में आ रही, तो करंट की डायरेक्शन ये आ जाएगी। यहां पर आप निकाल सकते हैं, ये अगर आप देखें ये करंट की डायरेक्शन, और फिंगर्स मैंने पी पॉइंट की तरफ इंडिकेट कर रखे, ये पी पॉइंट है उसकी तरफ इंडिकेट कर रखे हैं। तो जो धक्का देना है इसके परपेंडिकुलर, यानी ये इस लाइन के परपेंडिकुलर जा रहा हो, जब आप धक्का देंगे तो ये आएगा इस तरफ। अब वही आपकी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आ जाएगी। तो यही आपकी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। यहां पर ये वाला, ये डीबी होगा, डीबी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आ जाएगी। ये एंगल आपका 90 है, और इससे आप थीटा मान सकते हैं। यहाँ पे थीटा की जगह फाई ले लीजिए, क्योंकि हमने थीटा ले रखा है पहले, तो इसकी जगह फाई ले सकते हैं। उसी तरह से जब आप डीएल यहां से निकालेंगे तो डीएल में भी यहीं पर अगर आप मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन निकालेंगे तो ये आ जाएगा डीबी डैश या डीबी1, और यहां से ये एंगल भी आपका क्या होगा, फाई होगा। आप देखिए हमारे पास नीचे वाले जो लाइन एलिमेंट है उसका मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ है, ऊपर वाला जो लाइन एलिमेंट है उसका मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की तरफ है। तो अगर आप इसको वो लेते हैं, रिजॉल्व करना चाहते हैं अगर आप इसको, तो यहाँ रिजॉल्व भी आप कर सकते हैं। ये पूरा 180 है, ये 90 है बीच वाला, ये भी 90 है और ये भी 90। तो आप इसे भी निकाल सकते हैं। ये है आपका 180 माइनस 90 प्लस 5, यानी 90 माइनस 5 ये हो गया, और 90 माइनस 5 ये हो जाएगा। तो आप डीबी को, डीबी है ये, इसे आप इस तरफ रिजॉल्व करेंगे तो डीबी कॉस 90 माइनस 5 यानी डीबी साइन 5 ये हो जाएगा। और यहां से आप जब आप अवे जाएंगे इधर तो ये आ जाएगा आपका ये इधर, तो डीबी कॉस 90 माइनस 5 आया तो साइन 5 हो गया, यहाँ डीबी साइन 90 माइनस 5, तो ये डीबी कॉस 5 हो जाएगा। उसी तरह से इसका कर दीजिए डीबी का, डीबी कॉस 90 माइनस 5 यानी ये डीबी साइन 5 होगा इस डायरेक्शन में। और अगर आप इधर लें तो ये डीबी कॉस 90 माइनस 5 इधर था, डीबी साइन 90 माइनस 5, तो डीबी कॉस 5 हो जाएगी। ये आप जानते हैं, रिजॉल्व करना आपने 11th में कर चुके हैं। डीबी कॉस 90 माइनस 5 इधर साइन 5 और डीबी साइन 90 माइनस 5 साइन कॉस 5 हो गया। यहाँ पर आप देखिए डीबी कॉस 5 ये ऊपर की तरफ लगा है, डीबी कॉस 5 नीचे की तरफ लगा है, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे ऐसे करके, ये दोनों कैंसिल हो गए। और जो ये डीबी साइन 5 इस तरफ है और डीबी साइन 5 इसी तरफ है, तो केवल हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट रहेंगे, परपेंडिकुलर कंपोनेंट एक दूसरे को कैंसिल करेंगे। तो आप इसमें देखिए, यहाँ पर मैं पूरा नहीं ले रहा, ये भी एक फिगर मैंने इसलिए एक्सप्लेन किया है यहाँ पे ताकि आपको ये पता रहे कि हम यहाँ पे जो नेट में के कंपोनेंट है
वो है dB sin phi का। तो रखिए इसको, dB1 कौन सा कंपोनेंट बच रहा है, केवल हॉरिजेंटल कंपोनेंट बच रहा है dB sin phi का। बाकी जो है ये सारे के सारे आपको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। जब आप इसे इंटीग्रेट करेंगे तो केवल हॉरिजेंटल कंपोनेंट रहेंगे, वर्टिकल कंपोनेंट एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। तो यहां पे dB1 इक्वल टू ये हो जाएगा आपका dB sin phi। तो रखिए यहां पर वैल्यू इसकी, dB1 इक्वल टू dB की वैल्यू यहां है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I dl अपॉन r स्क्वायर, और ये आ जाएगा आपका साइन फाई। तो ये हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I dl अपॉन r स्क्वायर, और साइन फाई की वैल्यू, तो साइन फाई की वैल्यू रखिए बच्चों यहाँ पे, साइन फाई परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, आप इसको x मान लीजिए। तो साइन फाई जब आप यहां से रखेंगे इस एंगल से, तो साइन फाई इक्वल टू a अपॉन r परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी ये रहेगा आपका a अपॉन r। तो और आगे कीजिए इसको, dB इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I a अपॉन r क्यूब dl, ये हो गया, ये आ गया। अगर अब ये एक छोटे से एलिमेंट के कारण था, लेकिन अगर हम इसको पूरे को जो है पूरे सर्कुलर कॉइल के कारण अगर हम इसके एक्सिस पे निकालना चाह रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड, तो यहां पर फिर आप इसका इंटीग्रेशन करेंगे। b इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dB इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I a अपॉन r क्यूब dl। तो ये हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I a अपॉन r क्यूब dl। तो यहां पर r की वैल्यू भी आप निकाल सकते हैं, यहीं से r की वैल्यू निकाले, r स्क्वायर इक्वल टू हो गया a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो पहले इसे वैल्यू रख देते हैं, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I a अपॉन r क्यूब, और dl जब dl सारे dl को ऐड करेंगे तो ये इसके सर्कमफेरेंस के इक्वल होगा, और वो होगा 2 पाई r, यानी 2 पाई है, और रेडियस यहाँ पर a है। तो पाई से पाई कैंसिल, और 2 से 2 भी कैंसिल, 2 टू द 4। तो ये हो जाएगा b इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 2 I a स्क्वायर अपॉन r क्यूब, ये हो गया I a स्क्वायर अपॉन r क्यूब। तो यहां पर बच्चों ये है कि म्यू नॉट अपॉन 2 पाई तो कट गया था यहाँ पे, 2 से हमने ये भी काटे, तो म्यू नॉट अपॉन 2 I a स्क्वायर अपॉन r क्यूब। तो ये हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड आया, वो मैग्नेटिक फील्ड एक सर्कुलर कॉइल के कारण आया, जो इसके सेंटर से सर्कुलर कॉइल में करंट फ्लो हो रही है, इसके कारण यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हुआ। और ये मैग्नेटिक फील्ड इसकी एक्सिस पे, सेंटर से इसकी एक्सिस से जो डिस्टेंस है वो x है। तो हम तो r के टर्म में निकाला, r इसके ऊपर वाले पॉइंट से r थी इसकी डिस्टेंस, लेकिन अगर हम यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगाएं तो इसे थोड़ा छोटा किया जा सकता है। तो यहाँ पे ये आ जाएगा आपका, यहाँ पे ट्रायंगल, इन ट्रायंगल, यहाँ अगर आप इसे नाम देते हैं ए सी पी, ये पी है ये पॉइंट, तो ट्रायंगल ए सी पी, ये राइट एंगल ट्रायंगल है। ये हो जाएगा आपका आर स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो आपको पता है कि आर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 1/2 इसे लिख सकते हैं। तो आर की वैल्यू आप यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, तो ये हो जाएगा बच्चे बी इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 2 आई ए स्क्वायर, और आर की वैल्यू रखेंगे यहाँ पे, तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 3/2, ये हो जाएगा। तो यहाँ पर ये जो मैग्नेटिक फील्ड निकला, सर्कुलर कॉइल जिसका रेडियस ए है और उसके सेंटर से एक्स डिस्टेंस पर, एक्सिस पे एक्सिस की डिस्टेंस उसकी एक्स है, तो यहाँ पर इसका मैग्नेटिक फील्ड होगा बी इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 2 आई ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 3/2। ये एक इंपॉर्टेंट डेरिवेशन था, और इस इंपॉर्टेंट डेरिवेशन में आपने देखा कि किस तरह से हमने जो है इसके कारण पहले बायो-सावर्ट लॉ के कारण उसका मैग्नीट्यूड निकाला, मैग्नीट्यूड के बाद उसके फील्ड की डायरेक्शन निकाली राइट हैंड पाम रूल से। बच्चों इसमें ये राइट हैंड पाम रूल बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको आगे भी याद रखना है, आगे डेरिवेशन में आएगा। और उसके बाद हमने तब बी निकाला। तो
तो ये एक इंपॉर्टेंट डेरिवेशन था। मुझे उम्मीद है कि ये डेरिवेशन आपको आपकी स्टडी में सहायता करेगा। तो आप इसको सब्सक्राइब भी कीजिए और शेयर भी कीजिए। थैंक यू। जय हिंद।